हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी परीक्षा। आई होप आपने हमारी पहले वाली जो रीड सीरीज की वीडियोस हैं वो देख ली होंगी, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। अब आप सोचेंगे ऐसा कौन सा गोल्डन पीरियड है हमारी लाइफ का जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आप याद कीजिए, एक ऐसा फेज, एक ऐसा पीरियड जहां आपको कोई चिंता नहीं थी। मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं है, जॉब को लेकर इतनी मारामारी नहीं है, कंपेटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने हैं, रीट का पेपर देना है। ऐसा कौन सा फेज था? जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की। और इससे पहले कि मैं बताना भूल जाऊं, आपको मैं ये बता दूं कि आप भी सोचते होंगे कि ये लैपटॉप में आखिर है क्या। तो इस लैपटॉप में है वो नोट्स जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, और ये नोट्स बिल्कुल फ्री में हमारी वेबसाइट यानी कि sarkariPariksha.com, जिसका लिंक आपको नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप बस उस पे रजिस्टर कीजिए और मेरे जो पीडीएफ्स हैं और जो नोट्स हैं वो वहाँ आप फ्री में आप उनको डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारी आज की क्लास के ऊपर, जो है चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के ऊपर। तो जो बाल्यावस्था है, जो कि 2 से और तकरीबन 12 साल तक की एज को हम बाल्यावस्था कहते हैं, ये एक पूरा जो चाइल्डहुड फेज है इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला पूर्व चाइल्डहुड यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। दूसरा मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। और तीसरा लेटर चाइल्डहुड यानी कि विलंबित बाल्यावस्था। तो ये जो अर्ली, मिडिल और लेट चाइल्डहुड है, इसमें डेवलपमेंट का जो रेट होता है, जिस तरीके से, जिस स्पीड से डेवलपमेंट होती है, वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। और जैसे जैसे हम अलग अलग डोमेन्स में जाएंगे आप देखेंगे कि एक्चुअली इनमें अंतर क्या है। तो अगर मैं बात करना शुरू कर लूं अर्ली चाइल्डहुड में, जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट है। अब देखिए, इन्फेंसी में 2 साल तक बच्चा जो है वो थोड़ा बहुत चलना सीख जाता है। अब इससे हमें क्या फायदा होता है? जब बच्चा चलना सीखेगा तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो उसे एक्सप्लोर कर पाएगा, उसकी जो दुनिया है वो थोड़ी विस्तृत हो जाएगी, थोड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मोबिलिटी आ गई है। अब बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है। अब उसकी जो दुनिया है ना, जो उसके सोशल वर्ल्ड भी है, वो अपने माँ बाप और अपनी इमीडिएट फैमिली से बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बाहर खेलने जाता है। आप देखेंगे पार्क में बच्चा खेलने जाता है तो आसपास के बाकी बच्चे, पास पड़ोस के लोग, और आजकल तो बच्चे जो हैं वो प्ले स्कूल में भी जल्दी जाने लगे हैं। 2.5-3 साल का बच्चा आजकल प्ले स्कूल जाना शुरू हो जाता है। तो स्कूल और टीचर्स, जो उसका सोशल वर्ल्ड है ना, वो भी एक्सपैंड कर रहा है। तो काफी सारे चेंजेस हमारे अर्ली चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाते हैं बच्चे के जीवन में। अब मैं अगर बात करूं फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास की, तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड के हैं, जिसमें से 100% सवाल जो है वो आता ही आता है, एंड आई एम श्योर इस बार के रीट में भी जरूर आएगा। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये समझ लीजिए। हिंदी शब्द थोड़े से भारी और मुश्किल हैं, बट मैंने कोशिश की है, मैं लिख के लाई हूं कि हिंदी में उसे क्या बोलते हैं ताकि मैं भूलूं नहीं। तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर, जो पहला प्रिंसिपल है, उसे हम बोलेंगे सिफेलोकॉर्डल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शिरा पदाभिमुख, शिरा पदाभिमुख। सो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, सिफेलोकॉर्डल का मतलब ये है कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो उसके हेड रीजन से शुरू होती है और नीचे की तरफ टेल रीजन तक जाती है। अब अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है तो आप देखेंगे कि बच्चों का सर जो होता है वो उनके बाकी शरीर से बड़ा होता है। यही कारण है क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो पहले सर में, हेड रीजन में शुरू होती है और फिर हमारी बाकी की बॉडी तक मूव करती है। तो ये है सिफेलोकॉर्डल। सो सिफेलोकॉर्डल, मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें से सवाल आने के
बहुत सारे चांसेस है। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो सर से, हेड रीजन से शुरू होता है और टेल रीजन तक जाता है। यानी विकास सर से शुरू होकर बाकी की जो हमारा बाकी बॉडी है वहां तक जाता है। दूसरा जो हमारा प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में, वो है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसे हिंदी में बोलते हैं समीप दुराभिमुख। समीप दुराभिमुख या प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब ये है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, जो कंट्रोल है अपनी बॉडी पे, वो टॉर्सो यानी कि हमारा जो धड़ है पहले उस पे आता है और बाद में हमारे हाथों या पैरों में, एक्सट्रीमिटीज जो है हाथ या पैर, उनकी तरफ जाता है। तो आपने नोटिस किया होगा, आशिता के टाइम पे मैंने भी नोटिस किया है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो पहले पलटी मारते हैं, पलटी मारना सीखते हैं, पहले पेट के बल वो अपने पूरे शरीर को टर्न करते हैं। सपोज आपने जब बच्चा थोड़ा बड़ा भी हो जाता है तो आप देखेंगे कि कोई चीज अगर रखी है, कोई खिलौना है, कुछ चमचमाता हुआ टॉय है जो बच्चे को नजर आ रहा है, तो बच्चा पहले पूरा पलटता है, फिर उसके बाद उसे उठाने की कोशिश करता है। ये है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये दो चीजें आपको बिल्कुल याद रखनी है फिजिकल डेवलपमेंट में। सिफेलोकॉर्डल यानी कि जो डेवलपमेंट है वो हेड रीजन से टेल रीजन की तरफ मूव करती है, और दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि जो डेवलपमेंट है पहले हमारे टॉर्सो और फिर हमारे हाथ और पैरों की तरफ यानी एक्सट्रीमिटीज की तरफ मूव करती है। सो आई एम श्योर ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो गए होंगे। इनसे जुड़े हुए सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और इससे मुझे याद आया कि आपके लिए फ्री क्विजेस भी मैंने लाइव किए हैं हमारे सरकारी परीक्षा वेबसाइट पे। तो प्लीज जरूर जाइएगा और वो फ्री क्विज कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये तो बात थी इन दो प्रिंसिपल्स की। अब जैसे जैसे बड़ा होता है ना बच्चा, आप देखेंगे कि उसके जो बॉडी का साइज है, पहले तो बच्चे का सर बड़ा होता है, फिर क्या होता है कि बच्चे का ना जो ट्रंक है, जो बाकी धड़ है, उसका वो भी पतला होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे की जो लंबाई है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इस उम्र में, वो ये है कि इस अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का जो बौद्धिक विकास है और जो सिर रीजन में जो विकास है ना, वो बहुत तेजी से होना शुरू हो जाता है, जो कि एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही ब्रेन और हेड की डेवलपमेंट होनी शुरू होती है तो उससे क्या फायदा होता है, हमारा जो ब्रेन है वो मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो ये जो ब्रेन की मैच्योरेशन हो रही है अर्ली चाइल्डहुड में, इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे की जो कुछ एक्टिविटीज हैं, जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि बहुत जरूरी है ताकि बच्चा जो आगे अब एक्टिविटीज करने वाला है, जैसे पेंसिल उठाना, क्रेयॉन उठाना, वो उसकी जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो मेच्योरिटी, जो मैच्योरेशन है ब्रेन की और जो हेड है, वो बच्चे के आगे आने वाले, इनफैक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक विकास है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। आगे आने वाले सेक्शन में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं मिडिल और लेट चाइल्डहुड, जो कि 7 से लगभग 11-12 साल तक चलता है। उसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है? अब आप देखेंगे कि बच्चे की हाइट और बच्चे के वेट में इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब वो बढ़ जाता है साइज। और वो साइज जो है वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो बच्चे के अंदर की स्केलेटल है, जो हड्डियों का जो ढांचा है, या जो हमारा मस्कुलर सिस्टम्स हैं, जो मसल्स हैं, वो डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का वजन जो है वो बढ़ता है। तो अब हम आते हैं बच्चों की मोटर डेवलपमेंट, यानी कि पेशीय विकास। तो आपको याद होगा इन्फेंसी में मैंने आपको बताया था कि जो पेशीय विकास है या जो मोटर डेवलपमेंट है, वो कौन गवर्न करता है? उनके रिफ्लेक्सेस। लेकिन चाइल्डहुड में आने में क्या होता है कि उनका जो पेशीय विकास है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो जो मोटर डेवलपमेंट है उसे भी हम दो भागों में देख सकते हैं। पहला है ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, यानी कि स्थूल पेशीय विकास, और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि सूक्ष्म पेशीय स्किल्स। सो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स आखिर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी कई सवाल बनते हैं। आपको दे देंगे कि बताइए ग्रोस मोटर स्किल्स का क्या एग्जाम्पल है इसमें से, या कोई एक एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए ये फाइन मोटर स्किल है या ग्रोस मोटर स्किल है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। तो देखिए,
ग्रॉस मोटर स्किल्स जो कि नाम ही बता रहा है, स्थूल पेशीय या ग्रोस, हमारी जिसमें वो स्किल्स जिसमें हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरा शरीर, हमारे पूरे शरीर की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि अभी मैं बैठी हुई हूँ, सिटिंग इज वन एग्जाम्पल, स्टैंडिंग, खड़े होना, रन करना, जंप करना, ये सब ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी की जो मसल्स हैं वो यूज हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें जो कि जिसे हम सूक्ष्म पेशीय स्किल्स भी बोलते हैं, वो क्या है, जिसमें हमारी स्मॉल मसल्स, जो छोटी मसल्स है, जैसे हमारी फिंगर्स की मसल्स हो गई या हमारी रिस्ट की मसल्स हो गई, वो ये मसल्स जिन मूवमेंट्स में यूज होती हैं उन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेन को उठाना एक ग्रॉस मोटर स्किल है, लेकिन पेन को होल्ड करना, उसे अपने फोर फिंगर और थंब से पकड़ना और उसे चलाने में जो मसल्स यूज हो रही हैं वो हमारा थंब और फिंगर मसल्स हैं, छोटी मसल्स हैं, तो वो फाइन मोटर स्किल्स का एग्जांपल है। सो जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं उसमें हम अपने हाथों को, अपने पैरों का इस्तेमाल, हमारे हाथों का इस्तेमाल, और बच्चे जिस कॉन्फिडेंस से चलते हैं, देखिए बच्चा जो है वो खड़ा होकर चलना 1 साल से, डिपेंडिंग ऑन बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, 1 से 2-2.5 साल के बीच में बच्चे खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि उनका बैलेंस इतना नहीं होता है। बच्चे अक्सर कुछ कदम चलते हैं और फिर गिर जाते हैं, वो संभल कर चल नहीं पाते हैं। तो जब हम ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 2-2.5 साल का बच्चा इतना कॉन्फिडेंटली चल पाता है, वो पर्पसफुली चलता है, वो इधर उधर डोलता नहीं है, राइट। और फाइन मोटर स्किल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कि मुझे पता है ये पेपर्स जो मेरे राइट में रखे हैं इन्हें मुझे देखना है और फिर अपनी छोटे मसल्स को यूज करते हुए इन्हें उठाना है, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स हो गई। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें हमारी पूरी बॉडी के जो बिग मसल्स हैं, हमारी आर्म्स में जो मसल्स हैं, हमारे लेग्स में जो मसल्स हैं, जब हम उन्हें यूज करते हैं तो हम अपनी ग्रॉस मोटर स्किल्स को यूज कर रहे हैं। वो एक्टिविटीज जिसमें हमारी जो स्मॉलर मसल्स हैं, हमारी फिंगर्स की, हमारे थम्स की, हमारी रिस्ट की जो स्मॉलर मसल्स हैं, जब हम उनको यूज करके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी फाइन मोटर स्किल्स यूज हो रही हैं। अब मैं जल्दी से आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ एज वाइज, कि कौन सी एज में क्या ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और क्या फाइन मोटर डेवलपमेंट स्किल्स यूज होती हैं। तो अगर हम देखें तो 3 साल का बच्चा जो है वो जंप करना, रन करना, हॉप करना वो सीख जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं फाइन मोटर स्किल्स की बात करूं तो बच्चा जो है ब्लॉक्स बिल्ड करना शुरू हो जाता है। अब आप याद कीजिए, जब भी दूसरा बर्थडे होता है बच्चे का या थर्ड बर्थडे होता है तो जनरली हम जब बच्चों को बर्थडे पे गिफ्ट्स भी देते हैं तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स, याद है वो कलरफुल से ब्यूटीफुल से स्क्वायर बॉक्सेस जो एक दूसरे के अंदर हम उसका टावर बनाते थे और अलग अलग चीजें बनाते थे, वो हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि 3 साल का जो बच्चा है वो उन बॉक्सेस को, उन ब्लॉक्स को फिक्स करके कुछ क्रिएट कर पाएगा। तो ब्लॉक्स को बच्चा बिल्ड कर पाता है, देन बच्चा अपने 4 फिंगर और अपने थंब को यूज करके चीजों को पिक कर पाता है। तो छोटी छोटी चीजें, जब बच्चों के क्रेयॉन्स अगर गिर गए, बच्चे की पेंसिल अगर गिर गई नीचे फ्लोर पे, तो वो बच्चा जो है वो अपने 4 फिंगर और अपने थंब को यूज करके वो नीचे से उठा पाएगा। अगर हम बात करें चौथे साल की, तो चौथे साल में जो आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चा जब स्टेयर्स क्लाइंब कर रहा होता है, जब सीढ़ियों पे बच्चा चढ़ रहा होता है, तो जैसे हम चढ़ते हैं एक पैर एक सीढ़ी पे और दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे, बच्चा वो आराम से अब कर पाता है। पहले बच्चा वो नहीं कर पाता था, है ना। बच्चे जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, आप देखिए कई बच्चे तो क्रॉल करते करते भी चढ़ जाते हैं, पर एक्चुअली जैसे एडल्ट्स चढ़ते हैं एक पैर एक स्टेप पे, दूसरा पैर दूसरे स्टेप पे, वो बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो अब चौथे साल में वो बैलेंस मेंटेन बच्चों का हो जाता है। और अगर मैं फाइन मोटर स्किल्स की बात करूं तो इस एज में बच्चे जो जिगसॉ पजल्स होती हैं ना, जिसमें एक फिगर होती है, उसको कट करके कुछ पार्ट्स होते हैं, अब वो बच्चा आराम से उन पजल के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ फिक्स करके पजल को कंप्लीट कर सकता है। अगर मैं 5 साल में बात करूं तो 5 साल में ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चा अच्छे से भागना सीख जाता है, उसे रेसेस करने में बहुत मजा आता है। इसीलिए बच्चे जब फर्स्ट क्लास में आते हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स डेज पे हम रेसेस ऑर्गेनाइज करते हैं, बिकॉज किड्स नाउ लव डूइंग कंपेटिटिव रेसेस। और अगर हम फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो बच्चे जो हैं अपनी पूरी बॉडी की जो मूवमेंट है, अपनी जो हैंड की मूवमेंट है, वो आईज के साथ कोऑर्डिनेट
कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी मोटर स्किल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एग्जाम्पल वो दे देंगे, जैसे सवाल आ सकता है कि बताइए जंपिंग कौन सी स्किल है, 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि जंपिंग में हमारी बिग मसल्स, हमारी बॉडी की बड़ी मसल्स, मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एक ग्रॉस मोटर स्किल है। अगर पूछेंगे कि लिखना, राइटिंग, या होल्डिंग अ पेन और अ पेंसिल, या होल्डिंग अ हेयर ब्रश, वो कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि वो हमारे हाथ की छोटी मसल्स को इन्वॉल्व किए हुए है, तो वो एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। अब जैसा मैंने आपको इन्फेंसी में भी बताया था, पियाजे भाई साहब आ जाते हैं इस पिक्चर में। पियाजे जिन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी थ्योरी दी, और जिसमें से जो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अलग से क्लास तो हमें रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि इसमें से सवाल आते हैं, लेकिन यहां भी समझना जरूरी है। तो पियाजे की 2 स्टेजेस हैं जो हमारी चाइल्डहुड पे फिट बैठती हैं। पहला है प्री ऑपरेशनल स्टेज और दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इन्फेंसी में कौन सा था? सेंसरी मोटर। याद रखना है, ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है उसे हम पूर्व संक्रियात्मक विचार भी बोलते हैं। बहुत ही मुश्किल वर्ड्स हैं, बट हाँ, हिंदी में याद हमें रखने पड़ेंगे। पूर्व संक्रियात्मक विचार, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड की पहले बात कर लेते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल के बच्चों के लिए है। अब इसमें होता क्या है, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था इन्फेंसी में बच्चों के लिए आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो उस टाइम पे बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, लेकिन 2-2.5 साल तक आते आते बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो बच्चों को पता है कि अगर आपने उनका कोई टॉय जो है उनकी साइट से, उनकी नजरों के सामने से हटाकर कहीं रख दिया है, तो वो टॉय अभी भी एग्जिस्ट करता है, भले ही वो अभी उनके सामने ना हो। तो अब इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि बच्चे अब मेंटल इमेजेस, मेंटली उस ऑब्जेक्ट को अपने मन में, अपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना पाते हैं। मेंटल रिप्रेजेंटेशन अब पॉसिबल है बच्चों के दिमाग में। अब तो लेकिन अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेंटली वो सब कर सकते हैं जो वो फिजिकली कर सकते हैं। अभी इतना भी उनका बौद्धिक विकास या संज्ञानात्मक विकास अभी उनका नहीं हुआ है, लेकिन वो अब धीरे धीरे जो है वो चीजों को अपने दिमाग में मेंटल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे वो बिठाना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज जो होती है, आप देखेंगे कि इस उम्र तक बच्चा 2 से 7, 2, 2.5, 3 साल की उम्र में बच्चा जो है वो ड्राइंग करना सीख जाता है। तो कभी मैं मौका मिला तो मैं आपको आशिता की ड्राइंग बुक दिखाऊंगी। क्या करते हैं बच्चे की ना, वो जीवित वस्तुओं को या इनफैक्ट अजीवित वस्तुएं भी ड्रॉ करते हैं, ट्री वगैरह। ऑल्दो वो इतनी रिफाइंड ड्राइंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से क्या करते हैं, ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं इंसानों को। मम्मी की फोटो बनाई है, मम्मा मैंने आपकी फोटो बनाई, ये देखो ये पापा है। सब दिखने में एक जैसे ही लगते हैं फ्रैंकली, लेकिन बच्चों के अकॉर्डिंग उन्होंने जो उनके आसपास वो चीजें देखते हैं वो उसकी ड्राइंग करना शुरू कर देते हैं। तो उसका जो मेंटल वर्ल्ड है वो बढ़ रहा है, राइट। वो सिर्फ उसी में सीमित नहीं है जो वो देख पा रहे हैं, वो सोच पाते हैं और वो उस चीज को उस कागज पे अपनी कलम के द्वारा वो उतार पाते हैं, वो उस चीज की ड्राइंग कर पाते हैं। तो इससे उनका जो मेंटल वर्ल्ड है वो एक्सपैंड हो रहा है। वो सिर्फ राइट नाउ, राइट हियर में अभी नहीं जी रहे हैं, वो उन चीजों के बारे में भी सोच पाते हैं, बात कर पाते हैं जो अभी उन्हें शायद नजर नहीं आ रही है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रवाद। अभी ईगोसेंट्रिज्म है क्या? ईगोसेंट्रिज्म बहुत सिंपल है। इस उम्र के बच्चे, 2 से 7 साल के बच्चे सिर्फ अपना ही पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, वो दूसरों का नजरिया समझने में असक्षम है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो उनकी दुनिया है ना, उसमें वही सब हो रहा है जैसा कि वो चाह रहे हैं, जैसा कि वो सोच रहे हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ। मेरी बेटी जो कि मेरे पिछले बर्थडे पे 3 साल की थी, वो मेरे लिए केक लेकर आई, रेनबो केक।
क्योंकि उसे ये लगा कि उसे रेनबो केक पसंद है तो शायद मुझे भी रेनबो केक ही पसंद होगा। तो उसकी जो दुनिया है उसमें हम सब वही करते हैं, हम सब वैसा ही सोचते हैं, हमारी सबकी वही पसंद या नापसंद है जो उसकी है। तो ये जो है ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक फेज है जिसमें कि एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें बच्चा दूसरे का नजरिया देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि जो वो सोच रहा है दूसरे भी वैसा ही सोच रहे हैं। तो एक जो ईगोसेंट्रिज्म से ही निकलकर एक जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी कि जीववाद। अब ये जीववाद क्या है? बच्चों को ऐसा लगता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या जो आजीवित वस्तुएं हैं हमारे आसपास की, उनमें भी जीवन है। जैसे कि ये टेबल, ये लैपटॉप, ये स्क्रीन जिसके थ्रू मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अब आप देखिएगा, आप सोचिएगा कि जितनी भी चाइल्डहुड पोएम्स हैं या राइम्स हैं उसमें अक्सर जानवरों को बात करते हुए दिखाया जाता है। चंदा मामा हैं, सूरज चाचू हैं हमारी अधिकतर पोएम्स में, और चंदा, सूरज, बादल, ये सारी चीजें बातें करती हैं, है ना। तो ये किस लिए आया है? क्योंकि इस उम्र के बच्चों को एक्चुअली में ये लगता है कि ये सारी जीवित वस्तुएं हैं। और इसका एक बहुत ही अमेजिंग उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, थोड़ा सा फनी है। अभी पिछले ही हफ्ते मैं अपनी एक रिलेटिव के घर गई जिनके पास एक कुत्ता था, फीबी। ऑल्दो कुत्ते जो हैं वो जीवित हैं, लेकिन हमें अभी तक रिसर्च ये नहीं बता पाई है कि क्या वो एग्जैक्टली वैसा ही फील करते हैं जैसा हम इंसान करते हैं। बहरहाल आशिता और फीबी की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हमें बीच में मॉल जाना था। हमने जब आशिता को बोला कि मॉल चलते हैं तो उसने जिद की कि फीबी भी साथ जाएगी। जब हमने उसे समझाया कि फीबी, डॉग्स मॉल में अलाउड नहीं है इसलिए फीबी हमारे साथ नहीं जा सकती, तो वो बहुत इनोसेंटली फीबी के पास गई और फीबी को उसने डायलॉग बोला कि फीबी प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती। अब ये शो करता है कि आशिता को ऐसा लगता है कि डॉग ऑल्दो जो कि जीवित है लेकिन उसमें भी हमारे जैसे फीलिंग्स हैं। तो ये ईगोसेंट्रिज्म का भी एक एग्जाम्पल है। आप देखेंगे जिस प्रकार से हम बच्चों से बात भी करते हैं, जैसे बच्चों को दरवाजा गलती से लग गया, चोट लग गई, या दीवार पे बच्चों का हाथ या सिर लग गया, तो हम भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं अच्छा दीवार ने मारा, या बच्चा नीचे गिर गया तो अच्छा फर्श ने मारा। तो ऐसे हम क्यों बातें करते हैं? क्योंकि बच्चे भी आके कंप्लेन करते हैं ना, उस दरवाजे ने मुझे मार दिया, दीवार ने मुझे हर्ट कर दिया, फर्श ने मुझे गिरा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्चुअली में डोर हो, वॉल हो या फ्लोर हो, इन सब में जीवन है, राइट। तो एक तीसरी फीचर जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में है वो है सेंटरेशन। दे लैक सेंटरेशन। सेंटरेशन को हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रज्ञात्मक। अंतःप्रज्ञात्मक या सेंटरेशन फीचर है क्या? जब भी छोटे बच्चे, 2 से 7 साल के बच्चे किसी एक चीज को देखते हैं तो वो उसकी सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर गौर कर सकते हैं, ध्यान देते हैं। तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे देती हूँ। अगर यहाँ पे 2 ग्लास रखे हैं जिनकी कैपेसिटी 300 ml है, तो चाहे उसका कोई भी साइज या शेप हो, हमें ये पता है कि उसमें इक्वल कोक, पानी, दूध, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कुछ भी आप जो भी लिक्विड भरेंगे वो इक्वल आएगा। लेकिन बच्चों को ऐसा नहीं लगता। अगर मैं अभी आशिता को 2 ग्लासेस दिखाऊं जिनकी कैपेसिटी 300 ml ही है, लेकिन एक है जो पतला है इसलिए लंबा है और दूसरा जो छोटा है लेकिन उसकी गहराई ज्यादा है, और मैं उसमें कोक भर के दूंगी, तो वो प्रेफर करेगी कि वो बड़े वाला जो ग्लास है ना वो ले ले, क्योंकि उसे लगेगा कि ये ज्यादा इसमें कोक है। तो ये है क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ सेंटरेशन, कि बच्चे जो हैं वो एक ही एस्पेक्ट पे एक वक्त में ध्यान दे सकते हैं। वो लंबाई चौड़ाई एक साथ नहीं देख पाते, वो या तो लंबाई पे ही फोकस करते हैं या वो चौड़ाई पे ही फोकस करते हैं। तो ये तो बात थी प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 साल के बच्चों की जो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। अगर हम बात करें मिडिल चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड की, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चों में आता है, उनके अगर हम संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये पियाजे की 3rd स्टेज यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक विचार भी कहा जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो इस एज में बच्चे जो हैं वो मेंटल एक्शंस कर पाते हैं। तो जो चीज पहले बच्चे बाहर
वस्तुओं के साथ कर पाते थे, अब वो अपने दिमाग में मेंटली वो कर पाते हैं। तो जैसे जो ब्लॉक्स होते हैं या जो जिक्सॉ पजल्स होती हैं, जो पहले बच्चे एक्चुअली में पजल्स को जोड़ जोड़ के करते हैं ना, 7 साल के बच्चे फिट करने की कोशिश करते हैं, वो फिट नहीं हुआ, फिर वो निकालते हैं, फिर दूसरा पीस फिट करने की ट्रायल एंड एरर मेथड कर रहे होते हैं ना, कर करके देख रहे होते हैं। अब 7 से 11 साल के बच्चे वो सब एक्शंस जो हैं वो मेंटली कर पाते हैं। तो जब वो मेंटली कर पाते हैं तो वो पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा अगला जो है वो स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो वो जो सॉल्यूशंस है ना, वो सॉल्यूशंस भी अपनी प्रॉब्लम के अब वो मेंटली कर पाते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो स्टेप्स वापस भी ले लेते हैं। तो मेंटली उन्होंने देख लिया ये पीस फिट होगा, ये पीस नहीं, ये नहीं होगा, तो वो मेंटली उस स्टेप को वापस भी आ जाते हैं। दे डोंट हैव टू नाउ फिजिकली डू इट। अब उन्हें फिजिकली वस्तुओं के साथ एक्चुअल में वो करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इस एज में क्या होता है कि अब बच्चे जो हैं वो सेंट्रेशन जो है उस पे से फोकस हट के बच्चे एक से ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस पे फोकस कर पाते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, जैसे कि क्ले लिया और उस क्ले को रिसर्चर ने 2 क्ले के बॉल्स लिए इक्वल साइज के, एक को रोल करके बेलन से चपटा करके लंबा लेंथ में बना दिया और एक को बॉल ही रहने दिया, और बच्चों से पूछा कि अच्छा अब आप बताइए किसमें ज्यादा क्ले है। तो अगर आप प्री ऑपरेशनल बच्चे से पूछते तो फटाफट जवाब बताइए क्या होता, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो आप, आई एम श्योर अब आपको पता होगा कि प्री ऑपरेशन वाला बच्चे से अगर पूछते कि बताइए भाई किसमें ज्यादा क्ले, इस बॉल में या ये जो चपटा हमने लेंथ बनाया उसमें, तो बच्चा कहता है इसमें, क्योंकि ये बच्चे को लंबा दिख रहा है तो उन्हें लगेगा कि ज्यादा क्ले है। लेकिन जब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के बच्चे होते हैं, 7 से 11 साल के जो बच्चे होते हैं, वो बोलेंगे कि दोनों में इक्वल है, एक को हमने बस चपटा कर दिया बेलन की मदद से और दूसरे को बॉल ही रहने दिया है। 7 से 11 साल के बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म जो है वो भी कम हो जाता है। तो अब बच्चे दूसरों का पर्सपेक्टिव समझ पाते हैं, अब वो समझ लेते हैं कि जो दूसरों की सोच है वो उनसे भिन्न हो सकती है, उनसे अलग हो सकती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बदलाव है वो आता है इस उम्र के बच्चों में, कि अब उनकी जो दुनिया है वो सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। उन्हें समझ आता है कि यहाँ उनके आसपास और भी लोग हैं जिनकी सोच शायद उनसे अलग भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, वो भी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। वो सिर्फ एक रिजिड तरीके से नहीं सोचते हैं। जैसे प्री ऑपरेशनल स्टेज की अगर बात करें तो बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं, नहीं मुझे जाना है, मुझे ये करना ही करना है, चाहे हमारा मन हो या ना हो, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें मूवी देखनी है तो हमें भी मूवी ही देखनी चाहिए। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 7 से 11 साल के, तो वो समझ जाते हैं कि जरूरी नहीं है जो जिस समय पे वो चाहते हैं वही उनके आसपास के लोग भी चाहते हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग से एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आता है वो ये कि बच्चे अब कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो अब अलग अलग ऑल्टरनेटिव सोच पाते हैं। ये नहीं होगा तो ये हो सकता है, ये पजल फिट ऐसे, ये पीस ऐसे पजल में फिट नहीं होगा तो ये वाला पीस हो सकता है। तो वो एक ही प्रॉब्लम के काफी सारे जो है वो सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं, क्योंकि अब उनकी जो थिंकिंग है, जो उनकी सोच है, वो काफी फ्लेक्सिबल हो चुकी है। तो ये तो बात थी बच्चों के कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास की। अब हम आते हैं बच्चों के सामाजिक एवं सांवेगिक विकास की, यानी कि सोशो इमोशनल डेवलपमेंट की। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सब सोशल तो हैं, राइट, और इन्फेंसी से ही हम आवाजें अपने पेरेंट्स की और अटैचमेंट फॉर्म हो जाता है। जब बच्चे 2 से 11 साल की उम्र में होते हैं तो 3 मेजर चीजों पे बच्चों का ध्यान जाता है। पहला तो बच्चे का स्व यानी कि सेल्फ का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, दूसरा उनके लिंग यानी कि उन्हें अपने जेंडर की अवेयरनेस हो जाती है, और तीसरा उनका मॉरल डेवलपमेंट भी शुरू हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं सेल्फ की, तो 2 से 3 साल के बच्चे को ही अपने बारे में पता चलना शुरू हो जाता है कि वो कौन है। तो बच्चे अपने आप को डिफाइन करना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने नाम से अपने आप को पहचानते हैं, फिर हम अपने माँ बाप, हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब जो डेफिनेशंस है शुरू में बच्चे अपने आप को ऐसे ही डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा, लिंग की बहुत पहचान हो जाती है। बच्चों को शुरू से ही पता चल जाता है कि वो लड़के हैं या लड़की है। अगर मैं आशिता की बात करूं तो कुछ फॉल्ट तो इसमें हम माँ बाप का भी होता है, जो शुरू से ही पिंक और ब्लू में बच्चों को बांधने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी बच्चे काफी चीजें अपने आसपास से भी क्यूज पिक करते हैं।
तो आशिता की बात बताऊं तो उसे अभी पता है मैं लड़की हूँ, लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, लड़की तो सिर्फ फ्रॉक्स पहनते हैं, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। तो ये क्या है? 3 साल का बच्चा अपने ऑलरेडी एक सेल्फ को डिफाइन कर रहा है, अपने जेंडर को लेकर उसको अवेयरनेस है। अब तो वो प्ले स्कूल भी जाना शुरू हो गई, तो उसे पता है कि बॉयज का वॉशरूम अलग है, गर्ल्स का वॉशरूम अलग है, और उसने कहीं ना कहीं डिफाइन करना शुरू कर दिया कि बॉयज तो नॉटी होते हैं, गर्ल्स नॉटी नहीं होती हैं, गुड गर्ल बैड गर्ल का कॉन्सेप्ट। तो ये जो सेल्फ और ये जो जो जेंडर अवेयरनेस है, ये बच्चों में 2.5-3 साल के बच्चों में बिल्ड होनी बहुत क्लियरली शुरू हो जाती हैं। और ये सब हमारे सोशलाइजेशन की वजह से ही तो है। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को सोशलाइज करते हैं, जिस तरीके से हम रोल्स को डिफाइन करते हैं, जैसा मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया कि पहले ही आप देखेंगे मार्केट में भी बच्चा पैदा होता है, उससे पहले भी जब हम तैयारियां करते हैं तो ब्लू फ्लावर्स की डेकोरेशन, अगर बेटे का पहला बर्थडे, पिंक फ्लावर्स और पिंक बलून्स की डेकोरेशन अगर बेटी है, गिफ्ट्स हमारे किस तरीके के होते हैं। आशिता के पहले बर्थडे पे इतनी सारी डॉल्स मिल गई, पता नहीं वो अगले 5-7 साल तक शायद उन्हीं गुड़ियाओं के साथ ही खेले। तो ये सब हमने ही डिसाइड किया है। जेंडर रोल्स बच्चे समझते हैं क्योंकि बच्चे देखते हैं कि घर में मदर के क्या क्या रोल्स डिफाइंड हैं, फादर के क्या क्या रोल्स डिफाइंड हैं, और उसी तरीके से बच्चे अपनी समझ बनाते हैं कि लड़कों को क्या करना चाहिए, लड़कियों को क्या करना चाहिए। और हम जिस तरीके से अपने बच्चे की परवरिश करते हैं, जिस तरीके के क्यूज हम उसे देते हैं, वो क्यूज बच्चा बहुत क्विकली पिक करता है। तो बहुत सावधान रहिएगा जब अपने आसपास अपने बच्चों से बात करेंगे कि कहीं आप उन्हें ये ना सिखा रहे हो जाने अनजाने में कि लड़कों को क्या करना चाहिए और लड़कियों को क्या करना चाहिए। तो जब भी हम सामाजिक और सामवेगिक विकास की बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिक्सन की थ्योरीज में आ जाती है। इन्फेंसी में हमने ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की स्टेज की थी, जो इस स्टेज में चाइल्डहुड में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब क्या है कि 2.5-3 साल का बच्चा जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है, यानी कि पहल शक्ति बोध वर्सेस अपराध बोध। पहल शक्ति यानी कि पहल करने की कोशिश करता है। 2.5-3 साल का बच्चा ना बहुत जिद करता है, बाल अपने आप बनाऊंगी आशिता, कंघी अपने आप करूंगी, ड्रेस अपने आप पहनने की कोशिश करूंगी, चप्पल अपने आप पहनूंगी, ऑल्दो उल्टी पहनूंगी पर अपने आप ही पहनूंगी, खाना मैं खुद खाऊंगी, स्पून से मैं खुद खाना खाऊंगी। ऑल्दो हम सबको एज पेरेंट्स ना ये लगता है कि यार गलत कर रहे हैं बच्चे, जल्दी जल्दी खत्म करो इनका, और हम ही काम करके खत्म करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे तो अपनी स्पीड से कपड़े पहनेंगे, हम फटाफट उन्हें कपड़े पहना देना चाहते हैं, हम बिना खाना गिराए, बिना मेस क्रिएट किए उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं क्योंकि बाद में हमारा काम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एरिक्सन की माने तो कहीं ना कहीं हम ये गलती कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चे जो चीजें पहल कर रहे हैं वो किसी काम को करने की, अगर हम उसे सराहना देते हैं, अगर हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, उनके इतने सारे सवाल शुरू हो जाते हैं ना इस एज में, मम्मी ये ऐसा क्यों है, पापा ये वैसा क्यों होता है, ये आसमान नीला क्यों है, हवा तेज क्यों चल रही है, आज बारिश कैसे हो गई, रेनबो कैसे आ गया, ये डॉग बाहर क्या कर रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतने सारे उनके सवाल होते हैं, इतनी सारी कोशिशें वो खुद चीजें करने की करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, अगर हम उनकी तारीफ करते हैं, अगर हम उन्हें अपने उनके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि उनमें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं, वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो ठीक है। पर अगर हम उन्हें हर बात पे डिस्करेज कर रहे हैं, नहीं आशिता ऐसे नहीं खाओ, तुम गिरा रही हो, तुम कितनी धीरे कपड़े पहन रही हो, तुम कितनी गंदी कलरिंग कर रही हो, रुको मुझे करने दो, रुको मुझे तुम्हारे बाल बनाने दो, नहीं तुम ये नहीं कर सकती, अरे ये कैसा सवाल पूछ लिया तुमने, क्या जरूरत है ऐसे सवाल पूछने की, कितना सर खाती हो तुम, कितने सारे सवाल पूछती हो। अगर मेरा रिएक्शन ये होगा अपने बच्चे को लेकर, तो डेफिनेटली बच्चे को सेल्फ डाउट होगा, उसे अपने ऊपर ही शक होगा कि शायद वो जो सवाल पूछ रहा है वो गलत है, वो जो कोशिश कर रही है चीजें करने की, शायद वो कोशिश ठीक नहीं है। तो बहुत जरूरी है, अगर एरिक्सन की माने, कि अपने बच्चों को बढ़ावा दें, वो जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको एनकरेज करें, उनके सवालों के सही सही जवाब दें। तो ये ऑल्दो हम एरिक्सन की थ्योरी डिटेल में भी करेंगे, पर एक स्टेज जो आपको याद रखनी है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
तो ये तो बात थी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की, जहाँ बच्चा शुरुआत करता है अपने बारे में जानने से। जो पहले तो वो बच्चा फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करता है, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं टॉल हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं काली हूँ, इनकी बात करता है। बट वो धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपने आप को अपने स्कूल के टर्म्स में डिफाइन करना शुरू हो जाता है। मैं इस स्कूल की स्टूडेंट हूँ, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बात करता है। मुझे म्यूजिक पसंद है, मुझे डांस पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे ये खाना पसंद है, मुझे ये रंग पसंद है। और धीरे धीरे वो अपने आप को एक सोशल ग्रुप का भी पार्ट मानना शुरू हो जाता है। मैं अपने स्कूल की म्यूजिक सोसाइटी का पार्ट हूँ, ड्रामेटिक सोसाइटी की पार्ट हूँ। तो ये है हमारा जो सामाजिक विकास होता है। अब हम आते हैं हमारी मॉरल डेवलपमेंट यानी कि हमारे नैतिक विकास की। अब नैतिक विकास यानी कि मॉरल डेवलपमेंट है क्या? 2 साल तक के बच्चे को क्या सही क्या गलत इसकी जो नॉलेज है वो शायद नहीं होती है, लेकिन 2 साल के बाद बच्चे को क्या सही है क्या गलत है ये पता चलना शुरू हो जाता है। थैंक्स टू अस, हम ही तो बताते हैं नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करो, ये गंदी बात है, वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा किया। तो ये जो हमारे मैसेजेस हैं इन्हीं से बच्चों को शायद कहीं ना कहीं पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास को समझने के लिए कोलबर्ग की एक थ्योरी है। कोलबर्ग की थ्योरी भी हम अलग से करेंगे क्योंकि उसमें से भी 1-2 सवाल निकल के आ ही जाते हैं। मगर हम जब चाइल्डहुड की बात करें मोटा मोटा, तो मैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे नहीं जाऊंगी। मोटी मोटी बात जो कोलबर्ग कहते हैं वो ये कहते हैं कि 9 साल से पहले बच्चे की जो डेफिनेशन है कि क्या सही है और क्या गलत है वो डिपेंड करती है एक्सटर्नल अथॉरिटी के ऊपर। यानी कि उसके आसपास के जो लोग हैं जो अथॉरिटी में हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके आसपास के एडल्ट्स हो, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो ये जो गुड बॉय गुड गर्ल का डेफिनेशन है ना, जो मैं आशिता के साथ बहुत यूज करती हूँ। जब मुझे उससे कुछ काम कराना होता है तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल ये काम करते हैं, आप गुड गर्ल हो या बैड गर्ल हो। तो बच्चों को इससे बहुत फर्क पड़ता है। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग 9 साल से पहले बच्चों को अथॉरिटी फिगर्स पे बच्चों का ध्यान रहता है। मम्मी ने मुझे ऐसा कहा है, मम्मी ने बोला ये गंदी बात होती है, पापा ने मुझे मना किया, पापा ने बोला है कि ऐसे नहीं करते हैं, टीचर ने मुझे बोल रहा है अरे वाह मैं तो गुड गर्ल हूँ, गुड गर्ल्स ऐसे करती हैं। तो अथॉरिटी से बहुत बच्चों को फर्क पड़ता है। जबकि 9 साल से और एडोलेसेंस तक, प्री एडोलेसेंस जिसे हम फेज बोलते हैं, वहां बच्चों को सेट ऑफ रूल्स समझ आने लग जाते हैं। स्कूल के क्या नियम हैं तो वो नियम और कानून मानने शुरू हो जाते हैं और वो इतने पक्के हो जाते हैं अपनी सोच में, उन्हें लगता है कि ये नियम और कानून जो है ना वो फिक्स्ड सेट है, उन्हें वो चेंज नहीं कर सकते। तो उन्हें ना रूल्स समझाना आसान होता है। तो जिनके भी बच्चे उस उम्र के हैं या जिनके भाई बहन इस उम्र के हैं या जो ऐसे लोगों को जानते हैं, आप देखेंगे कि वो रूल्स पे कितना फिक्स्ड होते हैं कि अगर उन्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे लिटर नहीं करना है तो कुछ फेंकेंगे नहीं क्योंकि रूल है। क्योंकि वो ये सोच ही नहीं पाते हैं कि रूल्स भी पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं। वो उन रूल्स को जो बाहर के जो नियम है उनको इंटरनलाइज कर लेते हैं और उन सेट ऑफ रूल्स के प्रभाव में ही चलते हैं। तो अगर हम चाइल्डहुड में मॉरल डेवलपमेंट की बात करें कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो हम 2 चीजों की बात करेंगे। 9 साल से छोटे बच्चे में एक्सटर्नल अथॉरिटी, जो प्रभावी लोग हैं उनके बाहर के जीवन में उन्होंने जो बोल दिया उसके अकॉर्डिंग सही गलत, और 9 से 13-14 साल तक के बच्चों में सेट ऑफ रूल्स, वो इन्हीं को फॉलो करके पता लगाते हैं क्या सही है और क्या गलत। तो ये था चाइल्डहुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके नोट्स जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी वेबसाइट sarkaripareksha.com पे उपलब्ध हैं। आप आज ही रजिस्टर करके ये फ्री पीडीएफ्स पढ़ सकते हैं। कुछ क्विज भी, मैंने फ्री क्विजेस भी लाइव किए हैं, आप वो क्विजेस देखें। आपको क्लास से जो समझ आया क्या आप उस समझ के बेसिस पे इन सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। अगर आज आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी पिछली वीडियोस देखिए और हमें आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।